आइए हम लोग लेक्चर कौन सा लेंगे? लेक्चर 17। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग। वेक्टर अलजेब्रा, इसको स्केलर यानी वेक्टर बोलते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम करेंगे। वो क्वेश्चन क्या होगा कि दो वेक्टर देंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उसका रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है। दो वेक्टर लेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 न्यूटन, फोर्स में लें तो, और मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब है कि इसका रिजल्टेंट मीन्स क्या हुआ? रिजल्टेंट मीन्स हम ऐसा करें कि वेक्टर ए प्लस बी, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये क्या क्या हो सकता है। अनुमान कीजिए क्या क्या हो सकता है। फिर भी क्या अनुमान हो सकता है आपका? कहिएगा सर 5 + 5 यदि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सर यदि आप ठेला वाला बहुत एग्जाम्पल दिया करते हैं, ठेला वाला यदि एग्जाम्पल लें तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन पहले लिए थे तो कितना हो गया था? 10 न्यूटन हो गया था। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वाट में हम एक ऑप्शन ले सकते हैं 10 न्यूटन। दूसरा ऑप्शन और भी जनरल स्टूडेंट का दिमाग काम करता होगा मेरे एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये 5 न्यूटन होगा, ये 5 न्यूटन होगा, तो रिजल्टेंट इस बार हमको 0 न्यूटन आएगा। बिल्कुल सही। चलो, और क्या हो सकता है? तो कहिएगा सर वो तो एंगल पर निर्भर करेगा, एंगल जितना बदलते जाइएगा उतना रिजल्टेंट होगा। ठीक है, बात मान ली 60 होगा, दोनों के बीच का एंगल तो अलग हो जाएगा, 30 होगा तो अलग होगा, 45 होगा अलग होगा। जितना एंगल्स चेंज करते जाएंगे इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूला में आता है कितना? cos थीटा, आप जान चुके हैं। चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये संभव है क्या कि ये 5 न्यूटन हो जाए? यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन और उसके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ही हो। ऐसा संभव है क्या? तो बताइए, यदि ऐसा संभव है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 120। बिल्कुल सही, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ऐसा देखे थे। नहीं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी। बिल्कुल सही गौर कर रहे हैं, समझे जी, सही पढ़ रहे हैं, ध्यान है। ऐसा नहीं कभी बनाने लगे, पहले से ध्यान है कि यदि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो फिर क्या होगा?
तीनों का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट का और प्रत्येक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, तो दोनों के बीच का एंगल 120 होगा। चलिए सही बात है। तो ये डायग्राम के माध्यम से कैसे करोगे जी? ये तीनों वेक्टर क्या हुआ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का यदि आप यूज करते हैं तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में क्या करेंगे? कहिएगा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको लेना होगा, सही है क्या? क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यदि इसको वेक्टर ए मानते हैं, इसको वेक्टर बी मानते हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये वेक्टर आर कह सकते हैं, वेक्टर सी कह सकते हैं, कुछ भी कहेंगे। आइए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स इक्वल होगा, इट मीन्स मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होगा। यदि ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, ठीक है, न्यूटन मिला। अब है कि दोनों के बीच का एंगल तब क्या होगा, तो एंगल होगा, एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों का टेल मिला करके या दोनों का हेड मिला करके। आइए देखते हैं दोनों का यदि हम टेल मिला दें तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये वेक्टर के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ये हो जाएगा। और अब ये वेक्टर बी है तो दोनों के बीच का एंगल यही होगा। क्यों? आदित्य देखो, टेल मिला रहना चाहिए या हेड मिला रहना चाहिए, तब जो एंगल होगा वही एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच का। समझे? वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों का टेल मिला है तो दोनों के बीच का एंगल यही होगा। और ये कितना होगा पता है? ये कितना होगा सर? और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण, ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो निश्चित रूप से ये थीटा कितना होगा, 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180 लेंगे। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। बिल्कुल आदर्श, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था, करेक्ट था जी। अब है कि ये तो हम डायग्राम के माध्यम से भी बना लिए। जिनका ये दिमाग काम नहीं करता है कि सर फॉर्मूला के तहत कैसे बनेगा, तो उसको ये लास्ट चांस हम देते हैं। हालांकि बन गया होगा, सबसे बना होगा, लेकिन एक तो बात बोल रहे कि देखो जिनसे नहीं हो पाया होगा उनके बारे में बात करें तो देखिए तो एक बार लास्ट में कम समय लेते हुए इतना इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। चलिए अब है कि क्या ये मांग ही रहा है, हमको मांग रहा है तो क्या करना होगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू क्या हमको चाहिए 5 इंटू 5 और ये कॉस क्या कहता है, कॉस थीटा पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है, ये जो वाट लगाए हैं वाट तो नहीं है, ये कितना है, ये 5 न्यूटन गिवन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 5 लिखेंगे। और देखो अब 5 देखेंगे तो क्या देखना है, अब स्क्वायर करेंगे तो ये तो भी 5 स्क्वायर हो जाएगा जी। चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए और कुछ नहीं किए हैं, हम सिंपल बच्चे की तरह बनाना चाह रहे हैं। ये 50 कॉस थीटा हो गया मेरा। और ये दोनों इधर ले कर के आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पूरे को ले आओ ना। ये 50 कॉस थीटा की बात करें तुमसे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल को इधर लाओगे तो -25 यानी एक ही बचेगा 5 स्क्वायर। और लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रंग हो रहा है क्या, नहीं, और इसका आप जानते हैं जी कॉस थीटा
माइनस लेंगे और ये cos 60 डिग्री लेंगे। लास्ट क्लास में बताए थे हम, लास्ट प्रीवियस क्लास देखोगे तो पता चलेगा ये कैसे आता है। फिर भी हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे। ये cos देखो, इसको सजाते हैं 180 के फॉर्म में और ये मेरा 60 डिग्री होगा। और देखोगे तो सेम वैल्यू है, कैसे? तो ये 180 माइनस 60, ऑल साइन पॉजिटिव होता है, मेरा cos है तो निगेटिव होगा। बिल्कुल सही हो गया। तो cos कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। देखे, ये प्रोसेस के तहत बनाएंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे, फिर भी थीटा का मान 120। और इस तरह से यदि डायग्राम बनाना है, ये तो डायग्राम बतलाता है, दिमाग में पिक्चर सेट होता है, ये वास्तव में कैसे होता है। ये तो फॉर्मूला, ये हो गया न्यूमेरिकल, ये हो गया कि सवाल दिया था बना लिए, याद कुछ इसमें रखने वाला नहीं है। ये कोई विजुअल की बात यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ विजुअल की बात कर सकते हो, को दिमाग में कहो ऐसे ऐसे होता है नहीं। तो चलो, ये तो जानते हैं। लिखना है लिखो, जो लिखना चाहते हैं लिखो, लिखना ही चाहिए, रिकॉर्ड तो रहेगा। कंसेप्ट है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। और पहले बोल चुके हैं हम, जिसमें जितना अधिक समय दीजिएगा वो उतना अपना होगा। तो अधिक से अधिक समय दीजिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। जान रहे थे, आवाज़ आंसर आप तुरंत 120 दे दिए, लेकिन बहुत बच्चे जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, यहाँ से साफ क्लियर हो गया कि कैसे कैसे होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब चाहिए हमको, जवाब। देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ये दिया हुआ है 4 न्यूटन, एकदम पुरानी बात लेंगे हम, कोई नया ब्रेन पर कोई असर नहीं। आप बता तो कि हमको चाहिए क्या कि वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर ये प्लस वेक्टर भी, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ये कितना होगा जी? यही मतलब सेंस ये है कि ये यदि ऐसा लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दे करके कहता है इसका मैक्सिमम वैल्यू होने का क्या शर्त होगा। पहले मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और वो कंडीशन क्या होगा मैक्सिमम होने का, क्या शर्त हो सकता है, ये शर्त की बात करेंगे अभी। तो शर्त जानने से पहले जानना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। बोलिए, कंडीशन हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू पहले बताइए ना कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? वक्त नहीं लगेगा मैक्सिमम के जवाब में। हाँ 7 होगा। वक्त के क्यों ले, क्या समय क्यों लोगे? सेम डायरेक्शन में जब भी फोर्स लगा देंगे तो वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, दोनों जुट जाएगा। ये तो पढ़ ही चुके हैं, 4 + 3 = 7 न्यूटन हो जाएगा। नहीं, ये दिस इज इक्वल टू 7 न्यूटन होगा और ये क्या होगा?
मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। अब जानना है कि मैक्सिमम होने का क्या कंडीशन होगा, शर्त क्या होगा। तो चलो हम लोग सिर यहाँ डालते हैं कि कंडीशन फॉर द इतना प्लस इतना टू बी मैक्सिमम, यानी इसके मैक्सिमम होने का क्या कंडीशन होगा। और देखो कैसे बनाते हैं इसको, लिखेंगे सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट अंडर, क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, हम कहते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू होने का मतलब ये वेरिएबल यहाँ कौन है, थीटा। ये मॉड ऑफ वेक्टर ये मॉड ऑफ वेक्टर भी ये तो फिक्स रहेगा, 4 और 3 जो भी रहे, लेकिन ये थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम चेंज कर सकते हैं। कि ये कैसे चेंज कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं ना, देखो ना, देखो बाबू, चलो हम मान लेते हैं ये दो वेक्टर है जी, दिखाई देता होगा। तो ये क्या है, 4 न्यूटन है, ये कितना है, 3 न्यूटन है। आप बताओ दोनों के बीच का एंगल अभी 0 है, तो क्या करेंगे, वो चेंज कर सकते हैं, 60 नहीं जी, ये 90 180 कुछ भी कर सकते हैं। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ थीटा वेरिएबल है, तो थीटा वेरिएबल है, इट मीन्स क्या हो गया कि ये यदि मैक्सिमम हो गया तो इसका भी वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम हो गया तो इसका भी वैल्यू मिनिमम होगा। तो चलो हम एक साथ लिख दें क्या, कंडीशन फॉर द इतना टू बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, एक साथ हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम होने का क्या कंडीशन होगा, अधिकतम और न्यूनतम होने का क्या कंडीशन होगा। तो यहीं से स्पष्ट है कि ये क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो क्या लिखेंगे इतना प्लस इतना विल बी मैक्सिमम कब जी इफ cos थीटा इज मैक्सिमम, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। अब बता तो मैक्सिमम होने का, cos थीटा मैक्सिमम होने का क्या मतलब हुआ, दैट इज अर्थात बताओ cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, हाँ 1, जो नहीं जान रहे हो, cos थीटा का मैक्सिमम मान +1 होता है, मिनिमम मान -1 होता है। समझे जी, मैक्सिमम +1 मिनिमम -1, इन्हीं दोनों के बीच में cos थीटा वेरी करता है। ये लेस देन होगा, यहाँ से ग्रेटर देन होगा ये cos थीटा। यदि इस टर्म को ध्यान में रखना, ये बतला रहा है cos थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू इतना, या लेस देन और इज इक्वल टू -1, -1 से कम नहीं होगा। सही है ना सिंबल, क्या कर रहे हैं, इतना से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर, और इतना से बड़ा होगा या बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। सही है, सही चल रहा है, गलत हो गया, फिर से देखो तो
ये कंडीशन की बात कर रहे हैं। cos थीटा दे दिए और यहाँ +1 ले रहे हैं, यहाँ -1 ले रहे हैं, तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि ये cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इतना होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इससे छोटा ही होगा ना, इससे छोटा ही होगा। अब सही है ना? सही है, छोटा इससे 1 से छोटा है। अब यहाँ से देखो -1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना, कम से कम मानना हो गया। ये कम से कम मान हो गया, इससे कम नहीं होगा। इससे कम नहीं होगा मतलब ये ग्रेटर होगा और इक्वल टू, सही लिखे थे। और ये देखो हाँ ये सही है, ये ध्यान दो, ये सही है। इसी बात को ध्यान में रखना। तो कहना क्या है कि दैट इज, बताओ हमको, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगा जी? cos थीटा ये विल बी इक्वल टू 1 कब जी? इफ थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो। हाँ, थीटा इज इक्वल टू 0 cos 0 1 ना होता है जी, 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया? यही हो गया क्या? कंडीशन मैक्सिमम होने के लिए क्या लिखोगे? दिस इज द कंडीशन फॉर इतना प्लस इतना टू बी मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। यहाँ 0 था कि नहीं? ठेला पर जो बल लगा रहे थे 0 था ना बाबू? नहीं। हाँ, तो ये तो देख लिए। अब मिनिमम वाला जल्दी बता दो हमको, मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम बताओ। अपोजिट कर दो रे, मिनिमम का बता, अपोजिट जो बता, अपोजिट कर दो तो 1 न्यूटन होगा। नहीं, हाँ 1 न्यूटन होगा। अब है कंडीशन की बात करेंगे, तो कंडीशन क्या होगा गौर कर लो। इसका वैल्यू कम से कम होना चाहिए। यहाँ केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। केस फर्स्ट ले लेंगे कि इतना विल बी मैक्सिमम। अब केस सेकेंड क्या ले लेते हैं? केस सेकेंड लेते हैं इतना मिनिमम कब होगा? इतना प्लस इतना आता है जी ये क्वेश्चन, इसीलिए हम ऐसा रख रहे हैं। इतना विल बी मिनिमम कब जी? कहिएगा सर जब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा तो क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ, इफ cos थीटा तब क्या ले लोगे? cos थीटा इज मिनिमम। और मिनिमम जब मिनिमम कब होगा? मिनिमम का मतलब क्या होता है वहाँ बता चुके हैं, उसको बता चुके हैं जी। cos थीटा मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1। हाँ ठीक है, cos थीटा -1 होना चाहिए। फिर कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1, यानी cos थीटा विल बी इक्वल टू -1 कब जी? इफ थीटा का वैल्यू बोलो कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तब -1 होगा। ये भी कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन। किस चीज का कंडीशन है? कंडीशन फॉर इतना प्लस इतना टू बी मिनिमम। मिनिमम होने का ये शर्त है जी, यानी
सेम डायरेक्शन हो गया तो मैक्सिमम होगा, और अपोजिट डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स 180 डिग्री जी। ऐसे हो गया, एक वेक्टर ऐसे ये हो गया, बी वेक्टर ऐसे लगेगा जब दो फोर्स, तो मिनिमम हो जाएगा। एक ही वस्तु पर एक इधर 4 न्यूटन और इस साइड में 3 न्यूटन, तो मिनिमम फोर्स लगेगा। इसमें क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा था, वेक्टर ये वेक्टर बी दोनों ये सेम डायरेक्शन में लग रहा था, तब मैक्सिमम हुआ था। चलो समझ में आ गया, लिख भी लिया होगा इतना देर में। आप बताओ तो यहाँ -1 की बात माइनस लगा दें, अब पूछेंगे बताओ इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। पूछेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दीजिए, वैल्यू नहीं मांगेगा, कहेगा मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए, क्या हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू होगा इसमें सर उल्टा हो जाएगा, 180 में मैक्सिमम होगा और इसमें सर मिनिमम होगा 0 डिग्री में। बिल्कुल बिल्कुल, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल समझता है, जो लगातार रहेगा तो उसका दिमाग अपने आप काम करेगा, लगातार रहने पर नेचुरल हो जाता है जी। चलो जिनको नहीं समझ में आता है लिखना शुरू करो, तब समझ में आ जाएगा। यहाँ लिख दो माइनस विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात हो रही है, टू बी मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो चलो इसका फॉर्मूला लेते हैं, माइनस लगाते हैं तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस हो जाता है और कुछ नहीं होता है। चलो ये केस फर्स्ट में इतना विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम ये वैल्यू होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। हाँ यही तो शर्त जानना है जी। ये मैक्सिमम करने से घाटा लगने वाला है जी। ये कैसे, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ माइनस है, माइनस होने का मतलब है कि ये अधिक होगा तो अधिक घटेगा, और अधिक घट गया तो रिजल्टेंट तो कम ना हो जाएगा जी। इसका मतलब ये सोचो कि वो घटे ही नहीं, ये जुट जाए तो फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये जुटने का क्या मतलब हुआ जी, कि इसका वैल्यू थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी कॉस थीटा का वैल्यू -1 होना चाहिए, -1। और -1 होने का मतलब क्या है जी, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं। तो चलो देखो इतना विल भी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा कब, जब कॉस थीटा मैक्सिमम नहीं 1 होगा तो घटे लग जाएगा, -1 करो, अरे -1 करो, -1 मिनिमम करो, मिनिमम कि मिनिमम मतलब -1 जैसे आएगा वैसे ही माइनस प्लस हो जाएगा, समझे जी। माइनस ये प्लस हो जाएगा, सबको समझ में आता होगा। प्लस हो जाएगा तो बाबू बताओ, प्लस हो जाएगा। तो एक चीज़ हम देखे जी, ये तो ठीक है, थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, छोड़ दिए क्या कि मैक्सिमम वैल्यू तो होगा, लेकिन होगा कितना ये नहीं निकाल पाए थे उसमें, होगा कितना। चलो इसमें निकाल देते हैं, उसको समझ लेना, इसमें निकालते हैं। ये हो गया मिनिमम वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए जी, -1 होना चाहिए। तो कॉस थीटा -1 कब होगा, जब थीटा का मान क्या होता है 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, दिस इज द कंडीशन फॉर इतना विल बी मैक्सिमम। अब है कंडीशन तो निकाले, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वैल्यू कितना होगा नहीं निकाले थे, वैल्यू कितना होगा नहीं निकाले थे। यहाँ तुम वैल्यू भी निकाल दो, तुम्हारे पास जगह होगा ही, यहाँ तक लिखने के बाद निकाल देना कि देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी ए इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा। तो चलते हैं रूट अंडर पर, बताओ ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस
मॉड ऑफ वेक्टर वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और कॉस ये थीटा कहते हैं -1, तो चलो 2 इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी -1 की बात कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकालेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है देखो तो, दिस इज इक्वल टू क्या लिखा है, रूट अंडर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस दे करके ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब चलो ये देखो तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी बचा, और इसका मतलब है कि ए प्लस बी हो गया। तो क्या देखा जी, ये माइनस बी यदि लेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा ए प्लस बी, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप 4 + 3 लिए थे तो 7 हो गया। देखे ये मैक्सिमम वैल्यू होगा जी। तो इसी तरह से उसमें भी तुम लिख सकता था, नहीं लिखा कोई बात नहीं, चलो इसमें एग्जांपल जरूर दे दो। यहाँ तक लिखने के बाद कंडीशन लिख लो, उसके बाद लिखो कि इतना इज इक्वल टू इतना, अर्थात ये भी लिख सकते हो, इतना मैक्स, यहाँ मैक्स दे दो, इतना मैक्स इज इक्वल टू इतना, फिर ऐसे ऐसे यहाँ तक आ जाओ, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। या मैक्स जोड़ सकते हो तुम, इतना मैक्स इज इक्वल टू 7 न्यूटन, मैक्स जोड़ देना, याद रहे, हो जाने पर बोलना है। ठीक, क्या आदित्य लिख पा रहे हो? फास्ट लिखना पड़ेगा। खाली उतारना, नहीं उतार कॉपी कर पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना जरूरी है, समझने का कोशिश करना। हम बताने लगे तो उसको थोड़ा देखो। अभी लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। छूट जाने परेशानी तो होगा, फिर भी रेगुलर हो कर देंगे, सब हो जाएगा। और अब बात करेंगे किसका, ये मैक्सिमम की बात कर चुके हैं, अब किसकी बात होगी, बोलिए। मिनिमम, तो मिनिमम में क्या हो जाएगा, यही ना लिखेंगे, माइनस देंगे। देखो आदित्य, अब ये मिनिमम होगा, विल बी मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब 1 जैसे होगा, ये पूरा का पूरा ये नहीं होगा, घट जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। समझ लो, फिर कॉपी करना। तो ये दैट इज क्या हो गया, ये कॉस थीटा +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब +1 होने का मतलब 0 डिग्री हो गया, और दिस इज द कंडीशन फॉर इतना टू बी क्या होगा, मिनिमम हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में यही दिया हुआ है, ये
चलो हाँ, तो कह रहे थे कि मिनिमम का कंडीशन हो गया और क्या हो गया, उल्टा हो गया है। आया यस सर, आ गया। यस सर। चलो बात करेंगे कि ये क्या आ गया था, क्या हो गया था, यहाँ मिनिमम हो गया था। तो मिनिमम हो गया था तो ये मिनिमम वैल्यू होगा तब कितना, तो मिनिमम लिख दो, यहाँ मिनिमम लिखो, शॉर्टकट करना चाहेंगे। मिनिमम होगा तो क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो फिर यहाँ से ये स्टेप देखो बीच में हम ले लेते हैं जी, जगह का अभाव है, यहीं देना शुरू किए थे हम। तो ये ले लो पहले, उसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर माइनस, और फिर इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो ये माइनस बी होगा और वो ये 1 हो जाएगा। तो देखा, क्या देखे जी, प्लस वाले केस में मैक्सिमम होने के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होना चाहिए, और माइनस वाले केस में मैक्सिमम होने के लिए उल्टा 180 डिग्री होना चाहिए। तो अपना देख लेना, कर लेना, सब समझ में आ रहा है नहीं जी। जस्ट उल्टा हो जाता है मैक्सिमम का, प्लस वाले में 0 चाहिए, माइनस वाले में 180 चाहिए। चलो कंसेप्ट क्लियर हो गया, कॉपी कर लो। हो गया सर। ठीक, चलो लिख लेना अपने से भी एग्जाम्पल अगर। कोई परेशानी होगा तो बोलना, और फास्ट लिखो, थोड़ा हो जाएगा। जिनको लगता है कि हम पीछे पढ़ रहे हैं, फास्ट लिखो। और देखो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, काइंड्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, समझे। काइंड्स ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट। बच्चा वाला बताएंगे, सब बच्चा कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है सर। तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं बाबू कि एक धागा ले लो, लंबी धागा, ये बताओ, लंबी धागा ले लो कोई, या वायर ले लो, जो आप तुम्हारे सामने पोल पर ये वायर है। तो बताओ इस वायर की बात करें तो क्या बोलते हो, चौड़ा वायर है, लंबा वायर है, कभी भी चौड़ा वायर नहीं लोग बोलता है, समझे जी। लंबा वायर है, इसका मतलब क्या है कि वायर पर हम लोग जब भी बात करते हैं तो वो लेंथ पर कंसीडर करते हैं,
सिर्फ लेंथ ही दिमाग में आता है कि कितना लंबा वायर है। हाँ, कहिएगा सर मोटा भी तो होता है, मोटा पतला, लेकिन हम प्राइमरी किसको देते हैं कि लंबा वायर, कितना लंबा वायर लाएंगे। ठीक है, ठीक, एक बात ये लंबाई की बात हो रही है। तो बताओ जी, सिर्फ लंबाई पर विचार करें तो ऐसा एग्जाम्पल तुम्हारे घर में है क्या? कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ लंबाई होगा, बहुत कुछ इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई भी, लेकिन सिर्फ हम लोग लंबाई पर कंसीडर करते हैं, ऐसा क्या क्या हो सकता है तुम्हारे घर में? है ही नहीं। हाँ, पेन पेंसिल, ये भी तो लेंथ की बात कर सकते हैं इसमें। नहीं, कोई स्टिक है तो वो ले सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल तुम्हारे घर में होगा जी। यदि सुई लें, एक सुई लें, निडल लें, तो उसमें भी लेंथ की बात होती है। नहीं, तो कहने का सेंस ये है कि ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि केवल उसमें लेंथ पर कंसीडर किया जाता है, लंबाई पर कंसीडर किया जाता है। और कैसा होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होता है। जैसे मेरा ये बोर्ड देख रहे हो, तो बोर्ड में क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो ये दोनों चीज इसमें है। और किसी में क्या होगा, तीनों चीज होगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। कहिएगा सर वैसा क्या हो सकता है? अरे वैसा क्या नहीं हो सकता है, तुम्हारे घर में तो बहुत कुछ होगा। देखो मेरे हाथ में है, ये क्या है जी? केवल इस पर विचार करोगे ना तो इसमें तुमको क्या नजर आएगा, लेंथ और यानी लंबाई चौड़ाई कर सकते। थोड़ा सा और परफेक्ट लेते हैं हम, समझता है, फिर भी हम थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए हम ये सब बोल रहे हैं। हमको परफेक्ट ऑब्जेक्ट है मेरे पास जी। इसमें क्या है, तुमको दिखाई देता होगा कि ये लेंथ है, नहीं जी, ये ब्रेथ है, तो क्या कहोगे तुम कि लंबाई चौड़ाई है इसमें सर। ठीक है, लेकिन ऐसे रख दें तो इसमें सब दिखाई देता होगा। देखो तो दिखाई देता होगा, लेंथ भी है, नहीं जी, ब्रेथ भी है, लंबाई चौड़ाई, देखो ना, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो कहने का सेंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट या फिगर तीन तरह का होता है। कि कौन कौन? एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या वन डायमेंशनल फिगर होता है। वन डायमेंशनल मतलब डायमेंशन का प्रॉपर क्या मतलब होता है, ये वर्ड सिखाना चाहते हैं, चूँकि 11th में है और हो सकता है कि डायमेंशन पहले से नहीं जानते होंगे तो दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा। और वो क्या है, डायमेंशन क्या क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे, चूँकि बेसिक है ये काइंड्स ऑफ वेक्टर का बेसिक है। वो क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, समझे, ब्रेथ, ये हाइट, एरिया, वॉल्यूम, ETC। डायमेंशन का ये मीनिंग होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, डेप्थनेस, जो भी है, एरिया, वॉल्यूम, इस सब को डायमेंशन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन अब डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को डायमेंशन बोलते हैं, एरिया को डायमेंशन बोलते हैं, तो क्या होगा, तो हम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, या फिर फिगर की बात कर दें, यहाँ फिगर की बात करेंगे। तो ये कैसा होता है ऑब्जेक्ट जी? तो कहिएगा सर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है सर।
वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है या फिगर होता है, तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सिर्फ एक ही चीज होगा, ये तो लेंथ होगा या हाइट होगा, सिर्फ एक चीज उसमें है तो वो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। सिर्फ हाइट भी हो सकता है, सिर्फ लेंथ भी हो सकता है, लंबाई भी हो सकता है। चलो, तो वैसा एग्जाम्पल आप के घर में बहुत सारा होगा, हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देना चाहेंगे। ये जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है, इस तरह का यदि लाइन खींचे हैं तो ये वन डायमेंशन है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फिगर कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट के रूप में लें तो कुछ भी इसमें ले लो, क्या लोगे जल्दी से बोल दो हमको। ये स्ट्रेच होता है जी, STRES। देखो तो स्ट्रेच्ड का स्पेलिंग रे, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, क्या मतलब हो गया, स्ट्रेच्ड तनी हुई रस्सी। हाँ, तनी हुई रस्सी यदि हम ले लिए या धागा ले लिए, थ्रेड ले सकते हैं, तो क्या हो गया, वो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। चलो, फर्स्ट हो गया। सेकेंड में टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करें, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करें तो बताओ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, जिसमें क्या होना चाहिए, दो चीज, लेंथ ब्रेथ या लेंथ हाइट, कुछ भी दो इसमें से रहना चाहिए तो होगा। तो हम देख सकते हैं, देखिए तो ये यदि इस तरह से बोर्ड मेरा है या कमरे का कोई दीवार है या नीचे का सरफेस है, पलंग का सरफेस है, चौकी का सरफेस है, टेबल का सरफेस है, हम टेबल का सरफेस दे देते हैं, ये द सरफेस ऑफ टेबल, द सरफेस ऑफ टेबल। टेबल का सरफेस, हालांकि टेबल का शेप अलग अलग भी रहता है, लेकिन रेक्टेंगुलर है तो वो क्या होगा, वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। और थर्ड में क्या लेंगे, थ्री डायमेंशनल, इसको कहते हैं 1D। हम लिखेंगे 1D, ये लिखेंगे 2D और ये लिखेंगे 3D। कौन सा, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा, ये 3D की बात होगी। अब बता दो हमको कि 3D जब है वो कैसा होगा। हाँ कहिएगा सर, इसमें तो तीनों चीज होगा न सर, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। तो तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जी, जवाब दो। हाँ? अरे कोई बुक है तो बुक क्या है जी, थ्री डायमेंशनल नहीं है, बुक है मोटी ऐसी, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तुम्हारे घर में ट्रंक है तो क्या है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। बहुत सारा, ये तो तुम बच्चा नहीं है ना, ये क्या 3D का एग्जांपल है। ट्रंक ले लेते हैं, ट्रंक ले लेते हैं तुम्हारे घर का, तो ये 3D है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। और एक ऐसा लास्ट में फिगर देते हैं, इसको लिख लेना जरूर। CBSE के बच्चे हो जी, CBSE के बच्चे रुकते नहीं हैं जी, साथे लिखते हैं। जो नहीं ऐसा करते हो इसका मतलब भूल करते हो, CBSE का सारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो। CBSE वाला कलम बंद करके नहीं समझता है, जो नहीं लिखा लिखो रे। साथे लिखते हैं, साथे समझते हैं। आओ,
जल्दी से आ जाओ। एक ऐसा फिगर बना दें लास्ट में हम, लास्ट में ऐसा फिगर बनाएंगे कि तीनों उसमें रहेगा और भूलिएगा भी नहीं। यदि कितनों आप कमज़ोर हैं तो जानते हो ये क्या है, अनुमान करो तो क्या है, अनुमान करना कैसे बनाते हैं। रुको हो नहीं पा रहा। ध्यान से देखो तो ये क्या है जी। ठीक है सर, ऐसे कैसे पता चलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कहीं तुम देखा है क्या। अच्छा चलो, ये फर्श की बात करें तो तुम्हारे स्कूल का में ऐसा है कहीं क्या। होगा जी, कभी स्कूल में पढ़ा होगा ना। इसी पर क्या करता है, झंडोत्तोलन करता है। कभी ऐसा देखा है झंडोत्तोलन जहाँ करता है। हाँ ऐसा है। तो बताओ जी, यहाँ देखो हम फ्लैग बनाते हैं, नेशनल फ्लैग। चलो नेशनल फ्लैग बना दिए। चलो तो बताओ जी, इसमें कौन कौन 1 डायमेंशन है, कौन 2 डायमेंशन, कौन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कौन कौन, बोलो जल्दी जल्दी। नहीं पहले यहाँ शुरू करो, यहाँ शुरू करो। ये क्या है, नहीं फ्लैग स्टाफ बोलते हैं रे, फ्लैग, ये फ्लैग स्टाफ बोलते हैं, STAFF नहीं जी। फ्लैग स्टाफ जो है ये 1 डायमेंशनल है, 1D ऑब्जेक्ट है, 1D ऑब्जेक्ट है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। और फ्लैग में क्या है, हाँ ये लेंथ और ब्रेथ दोनों है, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। और ये जो चबूतरा जिसको बोलते हो, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। तो बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जी। हाँ 3D 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जी। ये फ्लैग है, समझता ही है। तो बताइए जीता जागता एग्जाम्पल है कि नहीं जी। 1D 2D 3D समझने के लिए। तो चलो ये लिख लो उसको। एक एक बात हम दे देना चाहते हैं जी, वक्त थोड़ा सा लगेगा शुरू में, लेकिन सब चीज़ आपका अपना हो जाएगा। खाली समय तो दो, समय तो देना पड़ेगा। थोड़ा डिले आते हैं हम जी, समय से आ जाएंगे, समय से आ जाएंगे। मौसम खराब है, टहलने वगैरह जाते हैं तो लेट होता है। समय से आएंगे, आपका वेट करवाते हैं डेली 10 मिनट 5 मिनट। आइए यहाँ तक हो गया। हम काइंड्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, समझे, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि कल तो संडे है। हाँ तो संडे है तो तैयारी आप कल भर कीजिए, दिन भर। क्या करना है, जितना पढ़ाए हैं उसको पूरा रिवीजन कर लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिए। और मंडे को हम श्योर टेस्ट लेंगे इसी समय। कितने बजे, 8 से 9, 8 से 9 में हम टेस्ट लेंगे। सारा क्वेश्चन बनकर तैयार है। क्वेश्चन यहाँ आएगा 1 बाय 1। ऑनलाइन टेस्ट जैसे देते हो उसी तरह ऑनलाइन टेस्ट होगा। क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, आपको केवल ऑप्शन लिखना है। वो ड्यूरेशन उसका फिक्स रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उतने देर तक तुम्हारा वो क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिर आ जाएगा, फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। यानी ऑनलाइन में जैसे होता है उसी तरह होगा। इसलिए ऑनलाइन की टेस्ट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, और वो तेज़ी से वही बना पाओगे जो पहले से पूरा मेहनत कर चुके हो। जो मेहनत नहीं किए हो मेहनत कर लो, और
कल भर, कल कंप्लीटली तुम मेहनत करो। परसों हम आएंगे तो आते ही टेस्ट लेंगे। परसों टेस्ट होगा आपका। कहाँ शुरू करेंगे? तो शुरू से वेक्टर से लेकर के, वेक्टर का डिफिनीशन से लेकर के हम यहाँ तक आएंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तक। उसके बाद हम लोग मंडे ट्यूसडे से बात करते हैं। ट्यूसडे से क्या करेंगे? तो काइंड्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ओके। और जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, समझे, तो उसको थोड़ा परेशानी होगी। अपने स्तर से देखिए, हम भी बुक्स देंगे, हम आगे प्लानिंग बन रहा है। सब बुक्स तुम्हारे मोबाइल पर अवेलेबल हो जाएगा, सारा बुक्स, जितना जो बुक हम कहेंगे इस बुक से न्यूमेरिकल बना लेना, तो वो बुक तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो धीरे धीरे ये सब करेंगे हम। लेकिन अभी यदि अवेलेबल है बुक्स, तो निश्चित रूप से हम जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए आप। हम तो डीपीएस कल तो नहीं भेज पाए थे, भेजे थे क्या? नहीं सर। वो नहीं जा पाया, हम हाँ नहीं जा पाया था किसी कारणवश। उसके बाद इंगेज हो जाते हैं जी। तुम्हारे लिए 10-5 मिनट जो सोचे, उसके बाद तो क्लासे में रहते हैं हमेशा। तो कहना है कि आज श्योर मिल जाएगा वो। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। नेक्स्ट डे मिलते हैं।